नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। यूपीपीसीएल TG2 के पेपर का हमारा सॉल्यूशन है। दोस्तों 20 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है और इसका टेक्निकल क्वेश्चंस का जो 150 क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन हम इसमें कर रहे हैं। लगभग 2 पार्ट में मैंने 37 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए थे। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो प्रीवियस वीडियो भी आप समय निकाल कर ज़रूर देखें। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें उत्तर जो है वो साथ में दिए हुए आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कारण सहित एक्सप्लेन करें और उत्तर बताएं कि इसका ये उत्तर क्यों आया, कैसे हुआ। स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर हमारा फोकस रहता है कि उसको कैसे हल किया जाए। तो आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। निवेदन रहेगा वीडियो लाइक करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट को पढ़ूंगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड्रॉयड ऐप हमारा डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है और पेड कंप्लीट कोर्स भी उपलब्ध है। आप पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कोर्स आपके लिए मोस्ट सूटेबल साबित होगा। आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का आपकी स्क्रीन पर है कि ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग के मेथड होते हैं उसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है, यानी क्लासिफाई किया जाता है। कौन सा एक ट्रांसफार्मर का वैलिड प्रकार नहीं होगा। देखो ट्रांसफार्मर का एक जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं ONAN, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ये हमारे सबसे ज़्यादा इसी विधि से ठंडा किया जाता है। ट्रांसफार्मर के टैंक में ऑयल भरकर छोड़ दिया, नेचुरली उसमें टैंक पाइपों के माध्यम से ऑयल ठंडा और गर्म होता रहता है। उसमें नेचुरल एयर आती है तो वो ठंडा हो जाता है और वाइंडिंग के पास वाला जो है वो गर्म होता है, गर्म होकर तेल ऊपर उठता है। ये एक बी ऑप्शन हमारा प्रोसेस में आता है। दूसरा आता है ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स्ड, यानी ON और AF, तो ये भी है, यानी वायु दाब से टैंक को ठंडा किया जाए। बड़े लेवल के जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उनमें ऐसा ही होता है। जो कूलिंग का टैंक होता है वो साइड में होता है और उस कूलिंग के टैंक को बड़े बड़े पंखों के द्वारा ठंडा किया जाता है। तो ये कहलाता है वायु दाब के द्वारा तेल को ठंडा करना, और तेल अपना प्राकृतिक सिस्टम से चलेगा, जैसे बी ऑप्शन में चलता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ऑयल फोर्स और एयर फोर्स, तो ये भी सही है। ऑयल को भी जो अपन बोलते हैं ना रेडिएटर टैंक वगैरह बोलते हैं, जिसमें एक वायु दाब से तेल भी रोटेट करता है, मतलब थोड़ा सा गर्म होने से पहले ही वो क्या रोटेट करता रहता है लगातार। तो ऐसे में तेल अचानक गर्म नहीं होता, लेकिन ऑयल ब्लास्ट नाम का कुछ भी नहीं होता है। सो दैट हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में नो लोड पर अप्लाइड वोल्टेज जो है, करंट उस अप्लाइड वोल्टेज के सापेक्ष कैसी होती है, ये कितनी पीछे होती है। दोस्तों मेरे ट्रांसफार्मर के नो लोड पर थ्योरी की एक कंप्लीट क्लास दी हुई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे 20 मिनट का समय दें। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो 20 मिनट की क्लास देखें। आपको एक नहीं, ट्रांसफार्मर के नो लोड से संबंधित 15 से 20 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि आइडियल ट्रांसफार्मर तो लिखा नहीं। जब आइडियल कंडीशन होती है ना, तब तो करंट 90 डिग्री लैग करती है और ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0 होता है। लेकिन जब आइडियल नहीं हो तो करंट 75 से 80 डिग्री के आसपास लैग करती है और नो लोड पर पावर फैक्टर 0.1 से 0.2 लैगिंग होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही कर देना। पावर फैक्टर भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 0.1 से 0.2 लैगिंग के आसपास होता है। परसेंटेज के रूप में पूछा जा सकता है, तो जो IL होती है, ठीक है ना, उसका 2 से 5% I0 होती है। मतलब एक ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट उसकी फुल लोड करंट की 2 से 5% होती है।
दोस्तों नो लोड टेस्ट ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों का ही आप याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है डीसी जनरेटर में 48 चालक है, 4 पोल है, पोल पिच की गणना करूं। जनरेटर में जब पोल पिच की गणना कर जाती है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है Z/P, यानी नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ पोल। जबकि एसी स्टेटर में अगर बात करें तो स्लॉट/पोल होता है। एसी स्टेटर में हम ज़्यादातर स्लॉट की संख्या के संदर्भ में गणना करवाते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 12 जो है पोल पिच आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या। यस, 41 नंबर क्वेश्चन, हालांकि बहुत बार करवा चुका हूँ। इसमें एक नहीं 3 क्वेश्चन बनते हैं। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन पूछी है इकाई पावर फैक्टर पर, तो देखो पहला क्वेश्चन तो यही बना कि अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन किस बात पर निर्भर करती है। तो आर्मेचर प्रक्रिया जो होती है वो पावर फैक्टर पर निर्भर करती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है वो भी 2 कारकों से बदलता है, एक तो लोड के आधार पर और दूसरा एक्साइटेशन के आधार पर, ठीक है ना। तो अब हम लोड के आधार पर और पावर फैक्टर के आधार पर देख लेते हैं। जब इकाई पावर फैक्टर हो तो इसको डिस्टोर्शनल यानी विक्षोपित बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। यानी इकाई पावर फैक्टर पर जो अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन होती है वो विक्षेपित होती है, विक्षोभ वाली होती है, या फिर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है प्रतिचुंबकन। 1 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आता है पूर्णतः चुंबकन, होली मैग्नेटाइजिंग। होली मैग्नेटाइजिंग जो है ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर, जब अल्टरनेटर से संयोजित लोड कैपेसिटिव हो तब होता है। और तीसरा ऑप्शन है होली डीमैग्नेटाइजिंग, यानी पूर्णतः विचुंबकित, और ये होता है जब लैगिंग पावर फैक्टर हो यानी इंडक्टिव लोड संयोजित हो तब होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में रेशियो का मान 10 है, रेजिस्टेंस इसका 0.1 ओम है, तो सेकेंडरी के रूप में समतुल्य प्राइमरी प्रतिरोध कितना होगा। जब सेकेंडरी के रेफरेंस में जब टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो ना, तो ध्यान रखना फॉर्मूला होता है R02, यानी सेकेंडरी वाला बराबर रेशियो की स्क्वायर इंटू R1। बहुत सिंपल उत्तर है। देखो रेशियो दिया हुआ है 10, 10 की स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 10 ही उत्तर आएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर अपना जो है वो बी हो जाएगा। अगर यही प्राइमरी के सापेक्ष दे देता ना आपको, तब इसके लिए R01 बराबर क्या करते, 1/k की स्क्वायर करके और इंटू R2 करना होता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में जलाघात का कारण बनता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पूछ रहे हैं, जलाघात को इंग्लिश में वाटर हैमरिंग बोलते हैं। यानी वाटर हैमरिंग किस रीज़न की वजह से होती है। तो देखो सबसे पहले आपको बात बता दूं, वाटर हैमरिंग पेन स्ट्रोक में होती है, और पेन स्ट्रोक में वाटर हैमरिंग से बचाव के लिए हमारा सर्ज टैंक होता है। तो अब आप सब समझ गए होंगे क्या किया जाता होगा कि जब पेन स्ट्रोक में पानी का प्रेशर अचानक बढ़ जाता है ना, तो वो अतिरिक्त जल इस सर्ज टैंक में आ जाता है और पेन स्ट्रोक वाटर हैमरिंग से बच जाता है। तो वाटर हैमरिंग का मतलब क्या होता है, पेन स्ट्रोक में वाटर प्रेशर अचानक बढ़ जाना। नल यहाँ पर पेन स्ट्रोक को कहा गया है, जल दाब में अचानक वृद्धि, और इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, सर्ज टैंक करेगा। ठीक है, उत्प्लावक मार्ग या बांध, इसको इंग्लिश में स्पिलवे बोलते हैं। इसका काम होता है कि तैरने वाले पदार्थ या सरप्लस वाटर, एक्स्ट्रा पानी जो आ गया उसको बाहर निकालना, ये इसका काम होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बिना उत्तेजन वाली सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर किसको बोलते हैं दोस्त, रिलक्टेंस मोटर को बोलते हैं, और रिलक्टेंस मोटर को हिंदी में प्रतिष्ठम मोटर बोलते हैं।
क्या पहचान है? सिंगल फेज सप्लाई से चलती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कांस्टेंट स्पीड से चलती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, वैसे देखो ये सेल्फ स्टार्ट है और सेल्फ स्टार्ट नहीं है। जब दो विलोम ऑप्शन आपको मिल जाए, अपोजिट ऑप्शन मिल जाए एक दूसरे के, जैसे इसकी स्टार्टिंग करंट हाई है, इसकी स्टार्टिंग करंट लो है, इसका मतलब है कि ऑप्शन उन्हीं दोनों में से होगा। तो सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर आसानी से सिंगल फेज सप्लाई पे स्टार्ट हो रही है। हमें इसके लिए कोई ऑक्सिलरी डिवाइस कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक कैपेसिटर, सेडिंग रिंग, ऐसा कुछ नहीं लगाना। तो डी स्टेटमेंट इसके बारे में गलत हो गया कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ऐसा कहा गया, जबकि ये सेल्फ स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन, जो स्टीम पावर प्लांट होता है, थर्मल बोल सकते हैं अपने इसको, वहाँ पर जो फ्यूल की हैंडलिंग होती है उसकी सही स्टेज कौन सी है? तो स्टीम पावर प्लांट में जो फ्यूल के रूप में जिसको अपन काम में लेते हैं तो जनरली कोल ही होता है। ठीक है, कोयला होता है। क्या किया जाता है कोयले का? सबसे पहले कोयले को यार्ड में स्टोर करते हैं और वहाँ इसके ढेर लगा लिए जाते हैं और इसको बोलते हैं डेड स्टोरेज। क्या बोलते हैं? डेड स्टोरेज सबसे पहले होता है। अब डेड स्टोरेज स्टार्टिंग में देखो किस ऑप्शन में आता है। ठीक है, डेड स्टोरेज के हिसाब से, और प्रिपरेशन भी इसी में आएगा। खैर पहले इसकी मतलब थोड़ी तैयारी, हालांकि यहाँ कोई तैयारी नहीं की जाती है एक्चुअल में, यहाँ तो जैसे आया और उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया तो वो डेड स्टोरेज कहलाता है। मेन बात अगर अपन करें तो वो होता है कि फर्नेस में लेकर जाते हैं इसको। ठीक है, तो लास्ट होता है बॉयलर के पास जाना। एकदम जब कोयला पिस जाता है पूरी तरह से तो उसको भट्टी में भेजा जाता है। अब फर्नेस फायरिंग के ऑप्शन देखो, लास्ट ऑप्शन फर्नेस फायरिंग के बी और डी दो में ही है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो डेड स्टोरेज से पहले लाइव स्टोरेज कर दिया तो ये उत्तर गलत हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले प्रिपरेशन तो क्या है, मालगाड़ी में आता है वो हो गया प्रिपेयर, फिर उसको यार्ड में रख लेते हैं वो कहलाता है डेड स्टोर। फिर लाइव स्टोरेज का मतलब होता है बेल्ट पर इसको चला करके ले जाते हैं जहाँ मिल लगी होती है, जहाँ कोयले को पीसा जाएगा, और पीसने के बाद उसको फर्नेस में फायरिंग के लिए भेज देंगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथों में जो परमियंस होती है वो वैद्युतिक परिपथ में किसके समान है? बहुत आसानी क्वेश्चन है ये तो। परमियंस मैग्नेटिक कंडक्टेंस कहलाती है और वो इलेक्ट्रिकल में कंडक्टेंस के समान हो गई, है ना। वैसे देखो प्रतिरोध के जैसा प्रतिष्ठंभ होता है, प्रेरकत्व है ही मैग्नेटिक सर्किट का, विशिष्ट प्रतिरोध के जैसा वहाँ पर विशिष्ट प्रतिष्ठंभ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसका फेज जो है वो धनात्मक है। फेज धनात्मक का मतलब क्या है? फेज धनात्मक का मतलब है कि उसका तात्कालिक मान जो है वो कहीं ना कहीं धनात्मक है, मतलब इस समय उसका मान पॉजिटिव है, चाहे वो 2 वोल्ट है 5 वोल्ट है। पॉजिटिव का मतलब यही होता है, क्योंकि ध्यान रखना प्रत्यावर्ती धारा में मान 3 तरह से होते हैं, या तो कोई नेगेटिव तात्कालिक मान होगा, या कोई पॉजिटिव तात्कालिक मान होगा, या फिर 0 होगा। ये 3 ही कंडीशन होती है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 30 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड केबल है और उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस 6 मेगा ओम है। यदि अन्य सभी कारक समान रखा जाए तो 15 किलोमीटर लंबे पर इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों ये कहा जाता है और ITI में क्वेश्चन भी आ चुका था, केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, यानी अगर लंबाई घटेगी तो इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ेगा। अब देखो लंबाई 30 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हो रही है, इंसुलेशन प्रतिरोध 6 मेगा ओम से कितना हो जाएगा? 12 मेगा ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन DC सीरीज मोटर के संबंध में गलत है? DC सीरीज मोटर के संबंध में गलत है तो देखो बी ऑप्शन, फ्लक्स स्थिर रहता है। फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर किसको बोलते हैं? शंट मोटर को बोलते हैं। बाकी और ऑप्शन भी पढ़ाता हूँ आपको मैं, देखो क्या करे। सीरीज फील्ड आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है, सही स्टेटमेंट है। फ्लक्स आर्मेचर धारा पर निर्भर करेगा, बिल्कुल सही है। फील्ड कॉइल का प्रतिरोध बहुत कम है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि फील्ड कॉइल मोटे तार कम टर्न की होती है।
शंट फील्ड से तुलना करेंगे तो बहुत कम प्रतिरोध इसमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाई फ्रिक्वेंसी पर पावर का मापन करना है, किस मीटर का उपयोग करोगे? देखो शक्ति नापनी है तो मेगर और टेकोमीटर तो काम आएंगे ही नहीं ना। क्यों गुरुजी? मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापता है, टेकोमीटर स्पीड नापता है। डायनेमोमीटर लिखा है सिर्फ इसने, डायनेमोमीटर वाट मीटर भी होता है, एम्पीयर मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। शक्ति नापने के लिए वाट मीटर का उपयोग करते हैं और वाट मीटर का ऑप्शन ही एक दिया। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होना चाहिए था क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, 0.5 मीटर का लंबा एक चालक है, 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से 2 टेस्ला का घनत्व है, उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वो ऑपरेट होता है। गति की दिशा फील्ड के लंबवत है। दोस्तों ध्यान रखना, लंबवत होने का मतलब यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर लंबवत होने का मतलब समझना है कि वो उसके एक अक्षांश में आ गया है, यानी कोण जो है वो 0 मानना है आपको, ठीक है ना। या ध्यान रखें यहाँ पर कि वो लंबवत के हिसाब से जब आ जाता है, लंबवत को यहाँ पर वर्टिकल बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे और वर्टिकल ये आएगा, ठीक है, यानी वो पूरा 90 डिग्री पर छेदन करेगा। अब देखो इंड्यूस ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है BLV sin थीटा। बी का मतलब होता है फ्लक्स घनत्व है, वेबर प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला में। कितना दिया हुआ है? 2। एल का मतलब होता है लंबाई, मीटर में कितनी दी हुई है? 0.5 मीटर। वी का मतलब होता है वेग, वेलोसिटी, और वो मीटर प्रति सेकंड में, तो स्पष्ट दिया हुआ है 30। साइन थीटा, थीटा का मान है 90, साइन 90 का मान कितना है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, आंसर आएगा 30 वोल्ट। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्या आपका भी उत्तर इतना ही आ रहा है क्या। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक परिपथ में, ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, शायद इससे पहले आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा। चुंबकीय पदार्थ द्वारा लिए गए कुल अनुपात और कोर के कुल आयतन का अनुपात, यानी जो मैग्नेटिक पदार्थ है उसका आयतन कितना है और कोर का आयतन कितना है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको स्टैचिक फैक्टर बोलते हैं। अब देखो कैसे उत्तर निकाल सकते थे आप इसका। फॉर्म फैक्टर के बारे में हम सब जानते हैं, RMS मान और औसत मान का अनुपात है। पीक फैक्टर का मान भी हम जानते हैं, पीक फैक्टर और RMS मान का अनुपात है, पीक मान और RMS मान का। लीकेज फैक्टर आता है, लीकेज फ्लक्स और उपयोगी फ्लक्स के सापेक्ष। तो फिर ऑप्शन क्या बचा आपके पास? कई बार ये करके भी आप कर सकते हो कि ये उत्तर तो इसका है, ये उत्तर इसका है, ये उत्तर इसका है, इसलिए आपके पास एक ऑप्शन अपने आप ही बच जाता है। अगला क्वेश्चन, 50 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड लाइन है, उसका सर्ज इम्पीडेंस 50 ओम है। यदि लाइन 25 किलोमीटर हो तो सर्ज इम्पीडेंस क्या होगा? अब देखो दोस्तों, वही चीज़ घूम फिर के वहीं आ गई। सर्ज इम्पीडेंस भी एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, और जब लंबाई घटेगी तो भी आपके लिए इसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस की तरह सर्ज इम्पीडेंस में कोई वैल्यूएशन नहीं आएगा। यानी ये कांस्टेंट ही माना जाता है कि, क्योंकि सर्ज इम्पीडेंस एक चीज़ ध्यान रखना फिक्स ही होता है। ये अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह जितनी भी होती है, इनका सर्ज इम्पीडेंस 40 से 60 ओम के बीच में लिया जाता है, तो 50 ओम यहाँ पर उत्तर है। ओवरहेड लाइनों का सर्ज इम्पीडेंस 100 से 200 ओम लिया जाता है, ये ध्यान रखना। मान को लिया ही इतना ही जाता है और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर का उपयोग क्यों करते हैं? शॉर्ट में इसको ESP बोलते हैं। इसका काम होता है कि जो चिमनी की तरफ धुआं निकल करके जा रहा है ना, उसमें फ्लाई एश नहीं जाए भाई। क्या नहीं जाए? साइलो बोलते हैं, फ्लाई एश नहीं जाए। फ्लाई एश कौन सी होती है? उड़ने वाली राख, जिसमें मोलिकल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो ये ESP क्या करती है, उसमें जो मोलिकल्स होते हैं ना, उनको अपने अंदर ही रोक लेती है, तो बाहर केवल धुआं ही जाता है, उसके साथ राख नहीं जाती। सी उत्तर सही हो जाएगा। एस हैंडलिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, राख को हैंडल करने का काम वो वहाँ पर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3.5 अंक वाला डिजिटल मल्टीमीटर है, मैक्सिमम रीडिंग कितनी दे सकता है? देखो 3.5 अंक का मतलब होता है कि ये आपका लास्ट वाला जो है ना पॉइंट, वो बदल करके 0 नहीं हो सकता, इतना सा ध्यान रखो। इसलिए ये 1999,
मैक्सिमम रीडिंग दे सकता है। ये फिक्स आंसर है वैसे इसका। तो बस दोस्तों आज के इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है। तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।